नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की 5वीं वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टॉक मार्केट इंडाइसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक इंडाइसेस होते क्या चीज़ हैं। एक स्टॉक इंडेक्स यूज़ किया जाता है एज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब किसी भी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स ने कैसी परफॉर्मेंस दी है वो इंडेक्स के ज़रिए पता लगता है। अगर किसी भी एक डे में इंडेक्स ऊपर या नीचे जाता है तो उससे पता लगता है कि एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म करा है। एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स एक इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी और उसके स्टॉक मार्केट को देखने के लिए। आपने भी देखा होगा जब निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर या नीचे जाते हैं तो न्यूज़ चैनल्स में ये बात आती है कि आज निफ्टी इतने पॉइंट ऊपर गई है या आज निफ्टी इतने पॉइंट नीचे आई है, जिससे ये पता लगता है कि हमारी इंडिया एज अ इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स को इन्वेस्टर्स एक बेंचमार्क की तरह भी यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जिसने अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाया है और उसका 2024 में 18% का रिटर्न आया है, लेकिन वहीं इंडेक्स ने 20% का रिटर्न दिया है, तो उस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो ने अंडर परफॉर्म किया है क्योंकि वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया। इसीलिए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट इंडेक्स को एक बेंचमार्क की तरह देखते हैं। वो अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को स्टॉक मार्केट इंडेक्स से कंपेयर करते हैं कि उन्होंने उस ईयर में स्टॉक मार्केट इंडेक्स को बीट किया है या नहीं, और अगर वो इंडेक्स को बीट कर पाए तो उनका पोर्टफोलियो अच्छा था, और अगर नहीं कर पाए तो उनको अपने पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5505 कंपनीज लिस्टेड हैं और वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2671 कंपनीज लिस्टेड हैं। अब मान लीजिए आपको ये देखना है कि आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा है या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप वो कैसे देखेंगे? आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 2671 कंपनीज ने कैसे परफॉर्म किया है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडेक्स बनाया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती हैं, और वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है निफ्टी इंडेक्स, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड इट। हमें इसकी ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हमें इससे पता लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर डे में मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। अब जैसे कि आपको पता है कि 5,500 कंपनीज़ को ट्रैक करना या फिर 2,500 कंपनीज़ को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इंडेक्स बनाए गए हैं। अब जैसे कि आपने देख लिया कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स होते क्या हैं और ये क्यों बनाए गए हैं, अब देखते हैं इंडिया के दो मेजर स्टॉक इंडेक्सेस। पहला है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी 50। अब इनके बारे में जानते हैं। सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है टॉप 30 कंपनीज जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इंडिया की टॉप 30 कंपनीज जो कि बीएसई में लिस्टेड हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। सेंसेक्स कवर करता है इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को और इसको कैलकुलेट किया जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के ज़रिए। इसको हम बाद में देखेंगे कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। इसका बेस ईयर है 1978 से 1979 जब इसकी स्थापना हुई थी, और बेस वैल्यू है इसकी 100 पॉइंट्स। बेस वैल्यू का मतलब होता है जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, तो ये स्टार्ट हुआ था 100 पॉइंट्स से और अभी इसके पॉइंट्स 79,000 से ऊपर हैं। सेंसेक्स को आप बैरोमीटर की तरह समझ सकते हो जिससे आप इंडिया की इकोनॉमी का पता लगा सकते हो। अगर सेंसेक्स अभी अप है तो इसका मतलब इंडिया की इकोनॉमी सही कर रही है, लेकिन अगर वहीं सेंसेक्स में मंदी आ रही है तो इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। अब आगे देखते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 रिप्रेजेंट करता है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। ये कवर करता है 13 सेक्टर्स और इसको भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से कैलकुलेट किया जाता है। निफ्टी 50 का बेस ईयर है 1995 और इसकी बेस वैल्यू 1000 पॉइंट्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू से निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ होगा। जहां सेंसेक्स की बेस वैल्यू थी 100 पॉइंट्स, वहीं निफ्टी 50 की बेस वैल्यू है 1000 पॉइंट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्वेस्टर्स इंडेक्स को एक बेंचमार्क की तरह देखते हैं। अगर उनके पोर्टफोलियो ने इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म करा है तो उसे एक अच्छा पोर्टफोलियो माना जाता है, और म्यूचुअल फंड्स भी इंडेक्स को कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस इतने इंपॉर्टेंट हैं क्यों। पहला है मार्केट परफॉर्मेंस ट्रैकर। इंडेक्सेस एक मिरर की तरह एक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंडेक्सेस के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है, बेयरिश है या फिर स्टेबल है।
फॉर एग्जाम्पल अगर सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जा रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है, और वहीं अगर सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जा रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है और हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। दूसरा है बेंचमार्क फॉर इन्वेस्टर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बार बार बताया कि इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को इंडेक्स से कंपेयर करते हैं। अगर उनके पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म किया है और इंडेक्स को बीट किया है तो इसका मतलब है उनकी स्ट्रैटेजी सही है। लेकिन अगर उनका पोर्टफोलियो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाया तो उनको अपने पोर्टफोलियो को बदलने की ज़रूरत है और अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तीसरा है इकोनॉमिक इंडिकेटर। इंडेक्सेस रिफ्लेक्ट करते हैं किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को। इंडिया के इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर निफ्टी 50 में ग्रोथ आ रही है इसका मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अच्छा है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है इंडिया में। और वहीं अगर निफ्टी डाउन जा रही है इसका मतलब इंडिया में इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेते और अपने शेयर को बेच देते हैं। अब अगर इसको और अच्छे समझे कि इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं तो इस चार्ट को देखिए। पहला है मार्केट परफॉर्मेंस ट्रैकर। अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो वो बुलिश मार्केट है, अगर नीचे जा रही है तो वो बेयरिश मार्केट है, और अगर वो साइडवेज ट्रेंड है तो वो स्टेबल मार्केट है। दूसरा है बेंचमार्क फॉर इन्वेस्टर्स। अब मान लीजिए ये ब्लू में किसी एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है और दूसरा ग्रीन में इंडेक्स है। अब देख सकते हैं आप इंडेक्स ने 20% रिटर्न दिया 1 ईयर में, वहीं इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो ने सिर्फ 15% रिटर्न दिया। तो इसमें इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो ने अंडर परफॉर्म किया है, इसीलिए उसको अपनी स्ट्रैटेजी और पोर्टफोलियो को चेंज करने की ज़रूरत है। तीसरा है इकोनॉमिक इंडिकेटर। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं पहले तो निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मार्केट बुलिश था, लेकिन अचानक से मार्केट बेयरिश हो गया। इसका मतलब है इकोनॉमी में स्लो डाउन है, वीक कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है और वीक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी है और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ भी हैं। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट डाउन जा रहा है इसका मतलब वीक कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी इंडेक्स कंपनीज से बना होता है और कंपनीज में कॉर्पोरेट्स होते हैं, और उसमें अगर कॉर्पोरेट्स की परफॉर्मेंस सही नहीं होगी तो वो कंपनी को ही इफेक्ट करेगा और कंपनी इंडेक्स को इफेक्ट करेगी। और तीसरा पॉइंट है वीक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अगर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को सेल कर देंगे। और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ को देखें तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेच देंगे तो उससे भी डाउन ट्रेंड आ सकता है। अब देखते हैं कंपनीज कैसे लिस्ट की जाती हैं इंडेक्सेस में। पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो चलिए इसको चार्ट के जरिए समझते हैं। आप समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को। मान लीजिए कंपनी ए है और आप कंपनी ए को पूरी तरीके से खरीदना चाहते हो, तो आपको कितने पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी इसका पूरा मालिक बनने के लिए, तो उसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू शेयर प्राइस मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब अभी कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है मल्टीप्लाई उस कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं। अब मान लीजिए कंपनी ए का शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़ और उसके पास 100 करोड़ शेयर्स हैं, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 10,000 करोड़। अब ये ध्यान देना कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो फिक्स्ड है और मार्केट कैप चेंज होएगा शेयर प्राइस से। शेयर प्राइस फिक्स नहीं है, शेयर प्राइस रोज चेंज होता है, तो इसीलिए शेयर प्राइस इफेक्ट करेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन को। जैसे कि आप देख सकते हैं इट चेंजेस विद शेयर प्राइस। अब ये ध्यान देना कि मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू को नहीं बताता है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्फ्लुएंस होता है इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट से। क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि कोई कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो ओवर वैल्यू भी हो सकती है। क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि कोई कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर भी ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी ओवर वैल्यूड हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना। मार्केट कैपिटलाइजेशन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब इनमें डिफरेंस बस इतना है कि जो सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, मतलब जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे खरीदने के लिए, वो लार्ज कैप में आती है। जिसमें आपको थोड़े से कम पैसे देने पड़ेंगे वो मिड कैप में आती है, और जिसमें आपको इन सब से कम पैसे देने पड़ेंगे वो स्मॉल कैप में आती है। ये थोड़ा सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। दूसरा है लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स कितनी आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। मतलब कि मार्केट में हमेशा बायर्स और सेलर्स अवेलेबल हैं। और इंडेक्स के लिए वही कंपनीज प्रीफर की जाती हैं जो हाईली लिक्विड होती हैं, जिनको खरीदने और बेचने में कोई परेशानी ना हो। तीसरा है सेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब किसी भी इंडेक्स को डाइवर्स बनाने के लिए हर एक सेक्टर की कंपनी सिलेक्ट की जाती है, क्योंकि अगर हम एक ही सेक्टर की कंपनी सिलेक्ट करेंगे तो वो इकोनॉमी को नहीं बल्कि उस इंडस्ट्री को दर्शाएगी। इसीलिए अलग अलग सेक्टर से कंपनी सिलेक्ट की जाती हैं, जिसकी वजह से वो पूरी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर सके। अब देखते हैं इंडेक्सेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहला स्टेप होता है किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करना। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, पहले हम देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, उसको खरीदने में कितने पैसे देने पड़ेंगे, सिंपल भाषा में बताओ तो। दूसरा है लिक्विडिटी, उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने और बेचने में कोई भी परेशानी ना होती हो। एंड थर्ड है सेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वो कंपनी किस सेक्टर से है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो सेंसेक्स इंक्लूड करती है इंडिया की टॉप 30 परफॉर्मिंग कंपनीज जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और दूसरा स्टेप होता है चूजिंग अ कैलकुलेशन मेथड। अब अगर हमें इंडेक्स को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें एक कैलकुलेशन मेथड की जरूरत पड़ती है, तो हम यूज करते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। तीसरा है कैलकुलेटिंग द इंडेक्स वैल्यू। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब चलिए इसको चार्ट के जरिए समझते हैं। अब किसी भी इंडेक्स को कैलकुलेट करने का पहला स्टेप होता है सिलेक्टिंग द स्टॉक्स। स्टॉक्स को सिलेक्ट करना। स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में, लिक्विडिटी के बेसिस में और सेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बेसिस में। मार्केट कैपिटलाइजेशन वही कि आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए। दूसरा है लिक्विडिटी कि शेयर्स को आप आसानी से खरीद और बेच सकें। तीसरा है सेक्टर रिप्रेजेंटेशन, आईटी, बैंक्स, डिफरेंट सेक्टर से स्टॉक्स पिक किए जाते हैं। दूसरा स्टेप होता है कैलकुलेशन मेथड को चूज करना। हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। फ्री फ्लोट का मतलब होता है वो शेयर्स जो कि कॉमन इन्वेस्टर्स को अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए। अब अगर इसको एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कंपनी ए के पास 100 करोड़ शेयर्स हैं, जिसमें से 30 करोड़ शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं, 10 करोड़ शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं और 60 करोड़ शेयर्स पब्लिक के पास हैं। अब जो ये 60 करोड़ शेयर्स हैं उन्हें ही हम फ्री फ्लोट शेयर्स बोलते हैं। अब अगर इसका फ्री फ्लोट फैक्टर निकालें तो आएगा 0.6, जिसमें 60 करोड़ शेयर्स जो कि पब्लिक के पास हैं और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 100 करोड़ है, तो इसका फैक्टर आएगा 0.6। अब अगर स्टेप 3 देखें तो इसमें हम इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं। पहले हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं, जिसमें पहली वैल्यू होती है शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स, जिसमें शेयर प्राइस की वैल्यू है 100 और फ्री फ्लोट शेयर्स हैं 60 करोड़ जो कि हमने यहाँ पर देखा था अभी। 60 करोड़ फ्री फ्लोट शेयर्स जो कि पब्लिक के पास हैं और 100 इसका शेयर प्राइस है, तो हमारे पास फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी 6000 करोड़। अब अगर इसकी इंडेक्स वैल्यू को निकालें, अब इसकी इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए था टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि हम यहाँ से ले लेंगे 6000 करोड़ और बेस मार्केट कैप। अब यहाँ पे समझते हैं कि बेस मार्केट कैप क्या होता है। बेस मार्केट कैप का मतलब ये होता है जब ये निफ्टी स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त इसकी वैल्यू कितनी थी, मतलब 3 नवंबर 1995 को निफ्टी की वैल्यू कितनी थी, वो थी 2.06 ट्रिलियन रुपीज़ और ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी। और बेस इंडेक्स वैल्यू जो कि मैंने आपको बताई थी कि जब निफ्टी स्टार्ट हुई थी तो उसकी वैल्यू कितनी थी, जो कि थी 1000 और सेंसेक्स की वैल्यू थी 100 पॉइंट्स और निफ्टी की वैल्यू थी 1000 पॉइंट्स, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। चेंज होगा बस ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और इससे आप इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे निकाली नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू थी, तो आप निकाल सकते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी आ गया तो आप निकाल सकते हैं। बस मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मैं दोबारा समझाऊं तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स। शेयर प्राइस आपको दिख जाएगा जो कि हमारे केस में 100 है और नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स कितने हैं 60 करोड़ जो कि हमने पहले देखा था। अब हमने निकाल लिया 6000 करोड़ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में और इसमें ये दोनों चीज़ कांस्टेंट रहेंगी 2.06 ट्रिलियन रुपीज़ और 1000। हम इसको निफ्टी के लिए निकाल रहे हैं और अगर आप इसको सेंसेक्स के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू 100 बन जाएगी और इसकी वैल्यू आपको उसके हिसाब से देखनी पड़ेगी, ये भी चेंज हो जाएगी और आपको उस समय सेंसेक्स की वैल्यू मिल जाएगी।
अब हम कंपेयर करते हैं ग्लोबल इंडाइसेस को। तो चलिए सबसे पहले इसका चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेंसेक्स जो कि इंडिया का है, जिसमें 30 कंपनीज आती हैं इंडिया की टॉप, और इसमें इंक्लूडिंग है IT, फाइनेंस, एनर्जी। और हमारी इकोनॉमी क्या है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, और 2024 में ग्रोथ थी इसकी 10%। और ऐसे ही हमारे पास निफ्टी है जो कि इंडिया की है, जिसमें टॉप 50 कंपनीज आती हैं, जिसमें डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स हैं, इमर्जिंग मार्केट है, 9% इसकी ग्रोथ थी 2024 में। S&P 500 जो कि USA की है, नैस्डैक है, नैस्डैक कंपोजिट है जो कि USA की है, डाउ जोन्स है जो कि USA की है, FTSE 100 जो कि UK का है, निक्केई जो कि जापान का है, शंघाई कंपोजिट जो कि चाइना का है, DAX 40 जो कि जर्मनी है, CAC 40 जो कि फ्रांस का है, हैंगसेंग इंडेक्स जो कि हांगकांग का है, ASX 200 जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, और TSX कंपोजिट जो कि कनाडा का है। तो ये सारे इंडेक्स थे अलग अलग इकोनॉमी के, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं की ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं। पहला है इमर्जिंग वर्सेस डेवलप्ड मार्केट्स। अब जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ था डेवलप्ड मार्केट, इमर्जिंग मार्केट। तो अब इसका मतलब समझते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, और चाइना एक इमर्जिंग मार्केट है, और इंडिया का इंडेक्स है सेंसेक्स निफ्टी, और चाइना का है शंघाई कंपोजिट। और ये ऑफर करते हैं हाई ग्रोथ पोटेंशियल, लेकिन ये वॉलेटाइल भी बहुत हैं। अब इमर्जिंग मार्केट का मतलब ये भी होता है कि इंडिया और चाइना डेवलपिंग नेशन है, और इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू डेवलप्ड नेशंस। डेवलप्ड मार्केट जैसे कि USA, S&P 500, डाउ जोन्स एंड यूरोप, DAX एंड CAC प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ये स्टेबल मार्केट्स हैं क्योंकि ये डेवलप्ड नेशन है, और ये ग्लोबल ट्रेड से ड्रिवन होती हैं। अब दूसरा है सेक्टर फोकस। टेक डोमिनेंस की बात करें तो USA टेक डोमिनेंस में आता है। एक्सपोर्ट ड्रिवन की बात करें तो निक्केई जापान का और जर्मनी DAX 40 ये एक्सपोर्ट ड्रिवन है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। अब अगर ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडेक्सेस लाइक FTSE 100 और हैंगसेंग हैविली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स से। अब इसमें इनका नेगेटिव पॉइंट ये रहता है, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती है तो हैंगसेंग पुअरली परफॉर्म करेगा। अब हम इसको आगे समझेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। पहला है हेल्प्स इन मार्केट एनालिसिस। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट इंडेक्सेस हैं। अब अगर हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसके इंडेक्सेस को देख के पता लगा सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा है अंडरस्टैंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कोई इंडेक्स राइज करता है तो उसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, और डिक्लाइनिंग इंडेक्सेस का मतलब है कि स्लो डाउन आ रहा है या फिर क्राइसिस है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें हैंगसेंग की बात करें, जो कि अभी हमने देखा था कि वो ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होता है। अगर उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती है हांगकांग में तो वो हैंगसेंग को इफेक्ट करेगा। तीसरा है प्रिडिक्ट मार्केट सेंटिमेंट्स। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था हैंगसेंग के केस में कि कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हैंगसेंग में इफेक्ट आ सकता है, वैसे ही हमारी मार्केट्स इंटरकनेक्टेड होती हैं। इसीलिए अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स का नॉलेज है तो आप लोकल मार्केट्स को कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर डाउ जोन्स में एक सिग्निफिकेंट राइज या फिर फॉल आता है तो वो सेंसेक्स को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारी मार्केट्स इंटरकनेक्टेड हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनको भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा स्टॉक मार्केट्स के बारे में। और अगर अभी तक आपने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो मैं उस प्लेलिस्ट को स्क्रीन में या फिर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।